हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है और मैं आईआईटी पवाई से ग्रेजुएट हूँ, 2003 पास आउट, एंड आई बीन टीचिंग कोटा सिटी फॉर लास्ट 16 years एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एचओडी फिजिक्स इन रिलायबल कोटा। आज मैं आपके सामने 2 सितंबर का जो पहला शिफ्ट का टेस्ट पेपर था उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारी रिलायबल की जो टीम है उस पूरी टीम ने मिलकर के तैयार किए हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं है, बट एरर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। यदि कोई एरर हो जाती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो यू कैन एनी टाइम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको जरूर रेक्टिफाई करेंगे। सो इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनीथिंग टू इन्फॉर्म, if you want to discuss anything, you feel free to discuss. You just write in the comment box. We'll try to answer your queries as soon as possible. So I'm starting with the first question. As you can see on the screen, the first question is a very simple question जिसके अंदर एक कॉन्केव मिरर है। वो जो कॉन्केव मिरर है उस कॉन्केव मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कॉन्केव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट उसके आगे रखा हुआ है। सो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस लाइट इज falling parallel to principal axis. After passing through focus, it will move like this. I'll take another light ray which is incident on pole. After reflection, it will move like this and image will be formed here. Right. So the image is real, it is diminished and it is between f and 2f. अगर इसमें हमारा कोई आंसर बेस्ट है तो वो है 1। इसमें बच्चों इन्वर्टेड भी है, रियल भी है। यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड के बजाय उन्होंने मैग्नीफाइड शब्द यूज किया है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी में मैग्नीफाइड है। या तो इन्होंने मैग्नीफाइड यूज किया है या अनमैग्नीफाइड यूज किया है। मैग्नीफाइड का मतलब इट मे बी मोर देन 1 और लेस देन 1। सो दिस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, सो इट्स फाइन। ये भी मैग्निफिकेशन कहलाता है डिमिनिश्ड इमेज। व्हेनेवर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट मींस इट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। तो इसके हिसाब से इसका बेस्ट आंसर आ जाता है 1। इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा बच्चों, क्योंकि हमें बचपन से लेकर कक्षा 8 में जब भी मिरर आया होगा या 10 में मिरर आया होगा, वहां से लेकर यहाँ तक बार बार बताया जाता है कि ये सब स्टैंडर्ड है। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड बिटवीन एफ एंड 2f, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हियर, इमेज इज बियॉन्ड सी। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि जनरली सबको याद रहती है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, कोलिजन का क्वेश्चन है। यू हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। दैट पार्टिकल कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल हैविंग 3 times मास, एंड आफ्टर कोलिजन इट मूव्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जाने लग गया। तो आपसे पूछा है कि बताओ कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मैं आपको यहाँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताता हूँ इसको। अपने पास एक पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम है mu, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम है 0। कोलिजन होता है और इसका लीनियर मोमेंटम आ जाता है mb, ठीक है। बिकॉज टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसका मास है 3m, तो मेरे को तो पता लग गया इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, u/3। कैसे पता चला u/3? बिकॉज लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। तो mu इसका है, तो इसका भी कितना होना चाहिए टोटल मिला के, mu। बताओ इसकी y वाली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v/3 अगेन। why? because there is no linear momentum in y direction, so after collision if this is mb, this has to be mb। इसका मतलब if it is elastic collision, you just solve it, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy, which is half into mu square is equal to half mb square plus half 3m into 1/9 u square plus v square। सॉल्व करो, अगली लाइन में आपको v की वैल्यू मिल जाएगी
u/√2। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। मॉडरेट वैसे नहीं रखना चाहिए मुझे, इजी कैटेगरी है, बट कई बार बच्चों को थोड़ा टफ लग जाता है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना भी, तो ठीक है, उन बच्चों के लिहाज से ये मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से है, force on moving charge, and this question is based on helical path. This is a uniform helical path, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं वही इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये सिंपल आपको हेलिक्स का पिच आपको बताना है। whenever magnetic field and velocity make some angle which is not equal to 90, not equal to 0 or pi, the path is helical path. So there is an angle 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। तो बच्चों ये जो है ये एक हेलिकल पाथ बनाएगा, और हेलिकल पाथ का जो पिच होता है उस पिच की लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं ऐसे, v cos theta, because this angle is 60 degree, so it will be v/2 multiply by time period of revolution. Time period of revolution is 2 pi m by qb. So if you replace the value of velocity, mass, charge and magnetic field, you can easily calculate the pitch of helix. तो हेलिक्स का पिच है। कभी कभी इसमें हेलिक्स की रेडियस भी पूछी जाती है, तो रेडियस अगर निकालना हो तो वो होती है m टाइम्स v परपेंडिकुलर बाय qb। v परपेंडिकुलर मतलब v sin थीटा, इसमें पूछी नहीं गई, इसलिए इसको हम निकालेंगे नहीं। इजी कैटेगरी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन। चौथा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेटिव है बच्चों। देखो चौथा क्वेश्चन जो है ना, उसको हम जनरल नॉलेज से भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपके पास कॉपर है, मरकरी, एल्यूमिनियम, कंसिडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर, टंगस्टन, मरकरी एंड एल्यूमिनियम विद रेजिस्टिविटी दिस। ठीक है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी पक्की बात है इन सबसे कम है, इनमें से कोई भी उठा लो आप, कोई सा भी उठा लो, और इनमें सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी मरकरी की है, जनरल नॉलेज, मरकरी की रेजिस्टिविटी कॉपर से लगभग मेरे ख्याल से 50 या 60 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं। तो इनमें जो सबसे बेस्ट आंसर अगर हम चुन पाए तो वो आप देख सकते हैं 1, 3 और 4, 3 बच गए अपने पास, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी इनमें सबसे कम है। जनरल नॉलेज, कॉपर का ही वायर यूज किया जाता है। और 1, 3 और 4 बच गए, 2 एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं 1 को कैसे एलिमिनेट किया जाए। 1 में देखो टंगस्टन और एल्यूमिनियम के बीच में लड़ाई है, तो आप जानते हो बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं, और कई बार एल्यूमिनियम के वायर्स यूज होते हैं करंट कैरी कराने में। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा हीट जनरेट करे, ज्यादा जल्दी गर्म हो। पतला सा वायर एकदम लाल हो जाता है गर्म होके, इसका मतलब टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है ना वो पक्का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। इसका मतलब 1 ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा 3 और 4। 3 देखिए, एल्यूमिनियम और मरकरी और कॉपर। अब यहां थोड़ा सा फाइट है। अगर जैसे मान लो एल्यूमिनियम और मरकरी में आप कंफ्यूज हो रहे हो, और मान लो आपको कंफ्यूजन हो गया कि मरकरी की रेजिस्टिविटी का क्या हाल है, तो थोड़ा अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मरकरी इज नॉट दैट गुड कंडक्टर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो वैल्यूज याद नहीं है तो फिर अब थोड़ा दिमाग लगाएं कि भाई एल्यूमिनियम को तो हम कंडक्टर की तरह कई जगह यूज करते हैं, कई जगह वायरिंग होती है एल्यूमिनियम की, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है ना मरकरी से तो कम ही होती है, इसलिए इसको भी हटा सकते हैं। देन वी हैव ओनली वन चॉइस, मैक्सिमम मरकरी, देन एल्यूमिनियम एंड लास्टली कॉपर। तो ये थोड़ा मतलब एक रिस्की क्वेश्चन था, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। मेमोरी बेस्ड बोल दो, लॉजिक बेस्ड बोल दो, है ना, मेमोरी और लॉजिक का कॉम्बिनेशन है। अब किसी को रेजिस्टिविटी की वैल्यूज पता है तो बात अलग है, मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है। इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर ऐसे कुछ होता है 1.68 इंटू 10⁻⁸, ये कॉपर की होती है। उसकी लगभग डबल जो है वो इसकी होती है एल्यूमिनियम की, उसकी लगभग डबल जो है टंगस्टन की होती है, और उससे लगभग 4-5 गुना, या यूं कह दो कि कॉपर से लगभग 50 गुना ज्यादा
मरकुरी की होती है, आप कहीं टेबल में चेक कर सकते हैं। मरकुरी इन सब में ज्यादा रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, है ना, पांचवा क्वेश्चन जो है ना बच्चों, मैं सोच रहा हूं यही कर दूं, उसके लिए अपने को स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आप परमानेंट मैग्नेट जब बनाते हो तो उसके अंदर हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी चाहिए। क्यों? ताकि हमने एक बार मैग्नेट बना दिया तो कई बरसों तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो वी नीड हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। सो देयर इज ए क्लियर कट आंसर फॉर मेमोरी बेस्ड। आपकी मेमोरी में है तो फटाक से हो जाएगा, या लॉजिक। सो लार्ज रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोएर्सिविटी, तो करेक्ट आंसर इज 4। तीन गलत क्यों है? ट्रांसफॉर्मर में लार्ज रिटेंटिविटी का करोगे क्या? ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? मोमेंटरीली फ्लक्स को चेंज कराना, इधर से उधर फ्लक्स को भेजना, ईएमएफ को, यानी कि जो एक तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करना। सो डू यू वांट इट टू बी परमानेंट मैग्नेट? नो, इट इज अ मोमेंटरी यूज। इसका मतलब मुझे लार्ज रिटेंटिविटी नहीं चाहिए। परमानेंट मैग्नेट में स्मॉल रिटेंटिविटी होगी तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब 2 भी गलत, 3 भी गलत। ट्रांसफॉर्मर में लार्ज रिटेंटिविटी नहीं चाहिए, इसका मतलब 1 भी गलत। तो एक ही आंसर बैठ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, 4। परमानेंट मैग्नेट शुड हैव लार्ज रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोएर्सिविटी। दिस इज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिज्म, magnetic properties of material. This was also in line with my expectation of the chapters which were supposed to be asked in JEE main exam. Okay. अगला क्वेश्चन मेजरमेंट से है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। मॉडरेट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कई बार जीरो एरर जब आ जाती है तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो इट इज इन मॉडरेट कैटेगरी, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। We can start the question directly. You can see on the screen the least count of the main scale is 1 mm. So least count of the main scale is 1 mm. 9 vernier scale divisions. 9 vernier scale divisions, 10 vernier scale divisions are coinciding with 9 main scale divisions. So the least count is 1 MSD minus 1 VSD, which is 1 by 10 MSD, which is 0.1 mm. लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बच्चों ऐसे निकाला जाता है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है। जब हमने, अब वर्नियर कैलिपर का फोटो इस समय अब बना नहीं रखा मैंने, और मैं बना भी नहीं रहा हूं, लेकिन अपन विजुलाइज करें तो आपको याद है वर्नियर कैलिपर में इस तरह से यहाँ पर जॉज होती हैं और जॉज के बीच में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं और यहाँ पर एक स्केल होती है। ठीक है, यहाँ पर एक स्केल होती है, दो स्केल्स होती है, एक स्केल होती है मेन स्केल और एक होती है नीचे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल छोटी होती है और जो मेन स्केल होती है वो बड़ी होती है, दोनों में जीरो होता है। तो इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड करता है, और इसमें यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इसका 10th डिवीजन, किसका 10th डिवीजन? वर्नियर का, उसके 9th वाले से मैच करता है। तो इसका तो होता है 9 और इसका होता है 10th। तो मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, पर आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि ये चीज आगे पीछे सरकती है ऐसे, और यहाँ पे कोई चीज फंसाई जाती है। तो जब हमने कुछ नहीं फंसा रखा, इसके अंदर कुछ नहीं लगा रखा, तो भी मेन स्केल की रीडिंग है 0 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 7। वर्नियर स्केल की रीडिंग जब 7 होती है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0 + 7 टाइम्स लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब जीरो एरर है ये। जब आपने वर्नियर स्केल की जॉस के बीच में कुछ नहीं लगा रखा तब भी रीडिंग आ रही है, इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। मुझे कैसे पता पॉजिटिव जीरो एरर? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, थोड़ा सा राइट में, किससे? मेन स्केल से राइट में, हल्का सा शिफ्टेड है। तो कभी कोई कचरा फंस जाता है इसके अंदर, या कभी कभी यूज करते करते वो डैमेज हो जाता है, उसके जो यहाँ पे एक तरह से कहते हैं वो बीच में जॉज होते हैं थोड़े से, वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये एरर आ जाती है।
ओके, ये एरर है 0.7 mm की, जीरो एरर। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसमें लिखा हुआ है कि 3.1 और 3.2 के बीच में आ गया, इसका मतलब जो रीडिंग है वो हम बता सकते हैं 3.1 प्लस, और बोल रहा है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन। जब इसका फोर्थ डिवीजन ऊपर वाले से मैच करता है तो हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं 4, सो रीडिंग विल बी 4 इंटू 0.1, 4 टाइम्स लीस्ट काउंट। इसका मतलब आप पढ़ोगे 3.5, 3.5, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी। दिस इज 3.1 सेंटीमीटर, सो दिस इज 31 मिलीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर है, so 31 millimeter plus 4 times least count, so it will be 31.4 millimeter. ओके, एक्चुअल रीडिंग, जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है रीडिंग माइनस जीरो एरर। इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हो एक्चुअली इसमें 7 यूनिट ज्यादा पढ़ रहे हो, तो इसमें से 7 यूनिट माइनस करनी पड़ेगी। जब आप इसमें से 7 यूनिट माइनस करोगे 31.4 माइनस 0.7, तो आपका आंसर देखो क्या आता है। इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या बैठ जाता है, एक बार देख लेते हैं। 3.1 माइनस 0.7, ठीक है, सो दिस विल बी 30.7, 30.7 millimeter. So this is 3.07 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर इसका आता है 3.07 सेंटीमीटर। इसमें कोई आंसर मैच करता है इसका? बिल्कुल सटीक मैच करता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। तो अब आपको समझ में आया मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि एक गलती बच्चों से यहाँ हो जाती है, एक जीरो एरर भूल जाते हैं, कई बार जीरो एरर गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जीरो एरर भी कैलकुलेट कर ली, सब बढ़िया कर लिया, तो यहाँ मिलीमीटर सेंटीमीटर की गलती हो जाती है। मेरे से हो गई थी, फिर बाद में मैंने विजुलाइज किया, रियलाइज किया कि ये तो सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो ही जाती है जल्दीबाजी में, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इट इज इन लाइन विद यूजुअल जेई मेन पैटर्न। Question number 7 is from gravitation chapter. I'll keep this question in moderate category because of calculation involved. Otherwise question is simple, conceptually simple है, but calculation कई बार बच्चों को थोड़ी डरावनी लगती है, इसलिए moderate में रख सकते हैं, easy to moderate। आपको एक मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसकी डेंसिटी k by r के हिसाब से वेरी कर रही है, और यहाँ पर किसी डिस्टेंस कैपिटल R पर कोई मास ऐसे चक्कर काट रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो जो मास सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रहा होगा, तो यहां से यहां तक का जो मास है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। सो एंड यू कैन से G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर must be equal to mv square divided by r. Small m gets cancelled, where small m was the mass of the object which was revolving. But how to calculate this capital M? तो बच्चों ये जो कैपिटल एम है ये असल में इंटीग्रेशन से आएगा, क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है। सो व्हेन आई एम गोइंग एट स्मॉल आर एंड टेकिंग अ शेल ऑफ थिकनेस डी आर, द मास ऑफ दैट शेल विल बी 4 pi r square dr into k by r. 4 pi r square dr is the volume of that elementary part of the shell, and you have to integrate it from 0 to r. राइट right? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शनलिटी, सो आई कैन राइट सम के प्राइम, के प्राइम हो गया 4 पाई के, आर डी आर विल बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो 2 भी मैं के प्राइम में ले गया, सब चीजें के प्राइम में ले गया, सो समथिंग इनटू आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, राइट right? अच्छा, फिर वो स्मॉल आर भी कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम कैपिटल आर पे बात करेंगे। तो एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल हो गया। यहां आप देख सकते हैं एक आर स्क्वायर की टर्म आएगी ऊपर मास में, के प्राइम और बाकी सब जो भी कांस्टेंट है वो सब मिलके मैंने के डबल प्राइम बोल दिया, राइट। यहां एक आर है, यहां आर स्क्वायर है, तो नीचे एक आर और आएगा। सो योर वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, सो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट आर।
If velocity is proportional to root r and if you want to calculate time period is 2 pi r divided by velocity, some constant into root r. So this will be proportional to root r. तो अगर आपको सिर्फ टाइम पीरियड का ही प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो वो आ गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर एंड द करेक्ट आंसर विल बी 3. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस आई कैन कीप इट इन मॉडरेट कैटेगरी. कॉन्सेप्चुअली तो ये इजी क्वेश्चन है. Next question is from Wave Optics YDAC experiment. Very simple question where you are supposed to find out path difference between the waves. You are given two slits S1 and S2. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें वेवलेंथ दे रखा है, स्लिट्स के बीच की दूरी दे रखी है, स्मॉल डी इज ऑल्सो गिवन टू यू, कैपिटल डी इज ऑल्सो गिवन टू यू, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन से पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं. इफ दिस एंगल इज थीटा, सी दीज लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस. ये ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस होती हैं क्योंकि स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी, वेयर कैपिटल डी इज दिस गैप. ओके, तो हम यहां से अगर एक ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो लगभग डेल्टा एक्स होता है. डेल्टा एक्स विच इज द पाथ डिफरेंस एंड इट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बिकॉज ये सब आपस में पैरेलल है. तो वहां से एक लाइन ड्रॉ करी तो ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय स्मॉल डी, delta x by small d. From here in this triangle O P O prime, in triangle S1 S2 D, let's say this point is D. In triangle S1 S2 D you calculate sin theta which is delta x by d, and in triangle O P O prime you calculate tan theta which is equal to y divided by capital D. Where is y? Y is this height. राइट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी. यू हैव ऑल द वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ यू. आपको लेमडा वेमडा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दे रखा है. ये है 1 मिलीमीटर, ये है 1.27 मिलीमीटर और ये है 1 मीटर. मुझे तो देखते हैं आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर ए होगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. 1 into 1.27 is 1 only. So this was my question number 8 and I'll keep this question in easy category. Along with this we'll do question number 7 also, sorry 9 also, क्योंकि वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. देखो बच्चों, स्क्रीन पे इस समय आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक रस्सी ए कोने पे बंधी हुई है, दूसरी रस्सी बी कोने पे बंधी हुई है. जो रॉड है उसकी टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है और आपको एक रस्सी की टेंशन बतानी है, जो कि मैं आराम से एक ही इक्वेशन में बता दूंगा. यहां पर फोर्स लग रहा है mg, ये है उस रॉड का मास. यहां पर फोर्स लग रहा है 2 mg, ये वो मास है जो आपने रखा है. यहां पर टेंशन है T2 और यहां पर टेंशन है T1. So you can just write T1 into 100 यहाँ से यहाँ तक की दूरी. I am considering torque about this corner which is 0 because the rod is in equilibrium. तो T1 into 100 minus mg into 50 minus 2 mg into 25 is equal to 0. ठीक है, सॉल्व करो इसको. सॉल्व करते हैं आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी and you will be able to calculate T1 which is equal to 1 mg. So the correct answer is 4. This was my question number 10. The category is very simple. आपको बस T1 अगर चाहिए, आपको T1 ही चाहिए था ना, तो T1 चाहिए तो बस इसके अबाउट सीधा टॉर्क लिख दो, T2 से मुक्ति मिल जाएगी. कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूटन लगाते हैं, उसके बाद किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, आंसर तो उससे भी आ जाता है.
बट जब एक ही बार में क्वेश्चन चेकमेट हो रहा है तो फिर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधा इसके अबाउट टॉर्क लिखो। अगर मुझे T2 निकालना होता ना तो मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखता, तो इसका टॉर्क आएगा ऐसे, इसका आएगा ऐसे और इसका भी आएगा ऐसे, इसलिए 2 माइनस और 1 प्लस। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जो कहने को तो आरबीडी चैप्टर से है लेकिन एक्स्ट्रा इजी है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस समय आपके सामने एक रॉड है, उस रॉड पे 2 रस्सियां लगी हुई हैं और बीच में एक एक्स्ट्रा मास लगाया हुआ है। तो बच्चों इस तरह की जब सिचुएशन है और रॉड जब इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। सिंस वी वांट टू कैलकुलेट टेंशन इन दिस स्ट्रिंग जो कि एक कॉर्नर पे लगी हुई है, इसलिए मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करूंगा। सो आई कैन राइट T1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका टॉर्क जो कि ऐसे आने वाला है क्लॉकवाइज, देन mg का टॉर्क माइनस mg इंटू 50 माइनस mg इंटू 25 इज इक्वल टू 0। T2 का टॉर्क जो है वो 0 होगा इस पॉइंट के अबाउट। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 mg। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ गया बच्चों 1 mg, यानी कि करेक्ट आंसर आ गया इसका 4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। वैल्यूज अगर दे रखी हो तो वैल्यूज भी डाल दें, पर मुझे लग रहा है कि m की टर्म्स में आंसर देना है अपने को। एक बार चेक कर लें इसको, 25 से इसको काटेंगे तो इट विल बी 4t1 माइनस 2 mg, 4t1 माइनस 2 mg माइनस mg। मुझे लगता है थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई। सो t1 इज इक्वल टू 3/4 mg। So did I make any mistake? 3/4 mg। एक सेकेंड, क्या मिस्टेक, हाँ मेरी गलती पकड़ में आ गई मुझे, यहाँ पे एक्चुअली 2 mg मास है। सो इफ इट इज 2 mg मास दिस विल बी 2 mg, सो दिस विल बी 4/4 mg। सो द आंसर वाज करेक्ट। ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चन। और कई बार इस तरह के एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चन में जब यहाँ 2 मिस हो जाता है तो एक्स्ट्रा खतरनाक वाली मिस्टेक हो जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी इजी से लेकर मॉडरेट कैटेगरी में है। हमारे पास इस तरह से एक फ्रेम है और वो जो फ्रेम है उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, वी आर रोटेटिंग इट लाइक दिस। जब उस फ्रेम को हम ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पर जो बीड है उस बीड के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इधर की तरफ। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर x, वेयर x इज द रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। देखो बच्चों अगर यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दैट विल बी mg साइन थीटा। सिमिलरली m ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर x कॉस थीटा। Why I am calculating these two forces? Why these two forces are important for me? Because वो टेंजेंशियल फोर्स है और अगर इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब m ओमेगा स्क्वायर x cos थीटा must be equal to mg sin theta। m and m gets cancelled and you will get omega square x divided by g is equal to tan theta। But you know tan theta is dy by dx. So if you calculate dy by dx for this curve, dy by dx will be 8cx। आप देख सकते हैं सामने है 8cx। This is your dy by dx। tan theta मतलब slope of tangent which is equal to dy by dx, and you are given the equation of curve y is equal to 4cx square. So it is 8cx, x and x gets cancelled, and if you want to calculate omega, you will get omega is equal to square root of 8cg। तो ये अपना एंगुलर स्पीड आएगा। ये एंगुलर स्पीड हमारे को कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 2 में, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 2। तो इजी से लेकर मॉडरेट कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, इजियर साइड पे ही ज्यादा है ये।